नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे एक बार आप सभी का MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां अपनी IMP क्वेश्चन सीरीज में केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु बायोमोलिक्यूल के IMP क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उनके कंसेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस जैव अणु चैप्टर के लिए IMP क्वेश्चंस को। तो ये रहा हमारे पास जैव अणु का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है, यह है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। तो हमें मालूम है कि डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसैकेराइड के योग कर बनाए जाते हैं, और हमें इन ऑप्शन में उस ऑप्शन का चयन करना जो एक डाइसैकेराइड नहीं है। तो आइए देखें, तो हमारे पास ए ऑप्शन में सुक्रोज है। सुक्रोज जो कि दो मोनोसैकेराइड इकाई ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के योग पर आता है, चूंकि ये एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, इसी तरह हमारा बी ऑप्शन में लेक्टोज है। ये लेक्टोज भी एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रकार की मोनोसैकेराइड के योग पर मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन में माल्टोज है जो कि एक पुनः डाइसैकेराइड है जो कि दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड इकाई के योग से बनता है। किंतु हमारा लास्ट जो डी ऑप्शन है वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमारा एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है जो कि एक ही मोनोसैकेराइड इकाई से मिलकर बना होता है। अर्थात यही क्या हमारा वो आंसर है जो कि डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास, तो वो है सुक्रोज के जल अपघटन पर प्राप्त होता है। ठीक है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो सुक्रोज हमारा एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जिसका जल अपघटन कर हमें दो मोनोसैकेराइड मिलता है। अब वो किस तरह का मिलता है, क्या हमें इन ऑप्शन में क्या उसे चेक करना है। तो देखें, तो हमारे पास सुक्रोज के लिए क्या अणुसूत्र C12H22O11 होता है, जिसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन। किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। ठीक है, ऐसा कर हमें जो दो मोनोसैकेराइड मिलेगा वो है एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा जो हमारा मोनोसैकेराइड यहाँ होगा वो होगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये दो मोनोसैकेराइड क्या हमें सुक्रोज के जल अपघटन कर प्राप्त होते हैं, जिसको हमें इन चार में से किसी एक ऑप्शन के अंदर पहचानना है। देखें, ए ऑप्शन अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज जो कि हमारे उत्पाद जैसा नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन में बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रक्टोज जो कि पुनः हमारे उत्पाद जैसा नहीं है। सी ऑप्शन में अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज जो कि हमें जल अपघटन पर नहीं प्राप्त होता। डी ऑप्शन चेक करें, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज जो कि बिल्कुल वही उत्पाद के रूप में हमें दिख रहा है जो सुक्रोज के जल अपघटन कर मिलता है। मतलब हमारा सही आंसर क्या डी होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मॉलिस परीक्षण देता है, मॉलिस टेस्ट गिवन बाय। तो हम मॉलिस टेस्ट को क्या उन जैव अणु के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने वाला एक परीक्षण होता है, जिसको कैसे करते हैं आइए उसको भी देख लें, क्योंकि हमें उस पर भी क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इस तरह के परीक्षण के लिए मिश्रण लेते हैं। ठीक है, और मिश्रण में हम बीटा नेफ्थॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बीटा नेफ्थॉल प्लस उसमें 1 से 2 बूंदे हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 की मिलाते हैं।
ऐसा कर हमें जब बैंगनी रंग मिल जाता है तो हम क्या उस पदार्थ की पुष्टि कराते हैं जो कि क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये परीक्षण हमें सभी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है, जिसका हमें रंग कैसा मिलता है, बैंगनी। तो हमें क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और उसके साथ हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी भी पता चल गई कि मॉलिस्ट जो टेस्ट है उसके साथ हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए किस तरह का रंग मिलता है, बैंगनी रंग। और यह टेस्ट क्या सभी तरह का कार्बोहाइड्रेट हमें देता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या डी कार्बोहाइड्रेट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें यहां, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक किसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, म्यूटा रोटेशन डज नॉट ऑक्योर इन। अब हम सबसे पहले ये म्यूटा रोटेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जल में घुलकर समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग कोनों से अलग अलग दिशा से मोड़ते हैं। इस घटना को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं और ये उन कार्बोहाइड्रेट में मिलता है जिनके एनोमरिक रूप पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा हमें अल्फा बीटा डी ग्लूकोज में मिलता है, अल्फा बीटा फ्रक्टोज में मिलता है, क्योंकि ये एनोमरिक कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ क्या अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज अपना म्यूटा रोटेशन देता है। कैसे, इस अल्फा ग्लूकोज का हमारे पास जो घूर्णन है वो 111 डिग्री होता है। जब मैं इसको जल में क्या करता हूं, विलय, तो ये अपना घूर्णन परिवर्तित कर क्या 52.5 डिग्री का कर लेता है, मतलब यहां म्यूटा रोटेशन मिलता है। ठीक इसी तरह हमारा जो बीटा ग्लूकोज है इसका हमें जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 19.5 डिग्री का मिलता है, जो कि जल में घुलकर अपने आप को 52.5 डिग्री में बदल लेता है, ठीक है। मतलब यहां भी उस विशिष्ट घूर्णन के मान को जल में घुलकर परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। किंतु हमारा सुक्रोज जो है ये अपने आप को जल में घोलने पर क्या अपने विशिष्ट घूर्णन के मान को परिवर्तित नहीं करता है। अर्थात क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर ये सुक्रोज ही होने वाला है। सुक्रोज में हमें म्यूटा रोटेशन जैसी घटना देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अमाइलोज एवं अमाइलोपेक्टिन में भिन्नता, ठीक है। अब हम स्टार्च को उसकी विलयता के आधार पर दो तरह से बांटते हैं। स्टार्च का वह पार्ट जो जल में घुल जाता है अमाइलोज कहलाता है, और स्टार्च का वह पार्ट जो जल में अविलय रहता है अमाइलोपेक्टिन कहलाता है। इसमें आप एक बात जल्दी से और जान लीजिए कि अमाइलोज जल में घुलनशील भाग है और हमारा जो अमाइलोपेक्टिन है वो जल में अघुलनशील पार्ट है। ये है हमारा अमाइलोपेक्टिन पार्ट, है ना। और जब हम इनके दोनों के साथ बंधन की बात करते हैं तो अमाइलोज एक रेखीय बहुलक होता है, ठीक है, किंतु हमारा अमाइलोपेक्टिन जो है रेखीय शाखित दोनों प्रकार से अपनी संरचना को बनाता है। तो रेखीय व हम इसको क्या बोलते हैं, शाखित बहुलक, किसको, अमाइलोपेक्टिन को। अब हमें यहाँ जो ग्लाइकोसाइडिक बंधन मिलती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन मिलती है, ठीक है। हम यहाँ पर जो वलय के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बंध देखते हैं किसके लिए, अमाइलोज के लिए वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन होती है। बट हम इस अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंधन देखते हैं,
ठीक है। अब ऐसा क्यों देखते हैं उसका कारण भी जल्दी से आप समझ लें। तो यहाँ पर हमें जो रेखीय संरचना के लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध मिलता है, किंतु शाखा के अंदर हमें क्या अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंधन मिलता है। ठीक है, तो हमें यही अंतर इन दोनों के लिए देखना है कि अमाइलोज में केवल अल्फा 1,4 प्रकार की ग्लाइकोसाइडिक बंधन होती है, किंतु अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 प्रकार की ग्लाइकोसाइडिक बंधन होती है। उसका कारण है वहां रेखीय संरचना के साथ साथ हमें शाखित संरचना भी मिलती है। इसी को हमें इन ऑप्शनों में ढूंढना है। ठीक है, तो अमाइलोज ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज से बना है, ये हमारा कोई इन दोनों के लिए भिन्नता नहीं होता। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 तथा 1,6 बीटा बंधन, तो यहां बीटा बंधन नहीं होती है, यह भी एक गलत ऑप्शन है। अमाइलोज में 1,4 अल्फा बंधन और 1,6 बीटा बंधन, तो अमाइलोज में तो केवल क्या अल्फा 1,4 होती है, यह भी गलत है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा बंधन तथा 1,6 अल्फा बंधन है। क्या यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन है? तो हमें क्या इसको अपने आंसर के रूप में यहां देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वे आकार जिनमें प्रोटीन अणु की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। तो हमें मालूम है प्रोटीन में 4 तरह की संरचनाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। जहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक लंबी पॉलीपेप्टाइड। तो एक लंबी पॉलीपेप्टाइड क्या हमें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में मिलती है, जहां पर हमें 2 तरह की संरचनाएं मिलती है, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटेड शीट। यह हमारी प्रोटीन की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संरचना के लिए हमें मिलती है। तो हमें ढूंढना है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो क्या हम सब देख पा रहे हैं, ऐसा हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो अम्ल प्राथमिक संरचना में किस तरह के बंधों से जुड़ा होता है। ठीक है, अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई प्रोटीन पहली बार निर्मित होता है तो वो क्या राइबोसोम पर निर्मित होता है, जहां पर हमारे अमीनो एसिड क्या इस तरह से आपस में जुड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और जहां हमें अमीनो एसिड के बीच केवल एक ही प्रकार का बंध मिलता है जिसका नाम है पेप्टाइड बंध, और यह प्रोटीन की सबसे अस्थायी संरचना के रूप में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के लिए हमें जो केवल बंध प्राप्त होता है वो है पेप्टाइड बंध, और इस तरह के बंध से क्या हमें वहां एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में संरचना मिलती है, जिसको कि हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आंसर पेप्टाइड बंध होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहां देखें जल्दी से। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो हमारे पास 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, जिसको हम प्रकृति के आधार पर 3 तरह से देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ अमीनो अम्ल किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, और क्षारीय अमीनो एसिड में हमारे पास 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एक है लाइसीन, ठीक है, दूसरा हमारा आर्जिनिन, दूसरा क्या है हमारा आर्जिनिन, और तीसरा हमारा हिस्टेडिन। ये तीनों ही आपके क्या यहाँ पर क्षारीय अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और अम्लीय अमीनो एसिड के रूप में हम 2 तरह के अमीनो अम्ल को देखते हैं, एक तो एस्पार्टिक, ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल जो है हमारा
क्या है, अम्लीय प्रकृति अमीनो अम्ल है, और एक जो है हमारा यहां पर ग्लूटोमिक अम्ल। तो एसिड प्रकार के अमीनो अम्ल की पहचान करना कोई कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम के अंत में ही अम्ल लगा है, और ऐसे अमीनो अम्ल को हम एसिडिक नेचर का देखते हैं। बट क्षारीय नेचर में हमारे पास 3 तरह का होता है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसके अलावा हमारे बचे हुए अमीनो एसिड क्या उदासीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से किसी भी अमीनो एसिड की प्रकृति के लिए बात को क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, और जिसमें से हम क्या केवल इन 5 नामों को याद कर लें, और 5 को ना भी करें तो ये 3 को कर ले, क्योंकि अम्ल वाले तो अपने नाम के पीछे क्या अम्ल देंगे जिनकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो हम लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन को याद रखें, इनकी प्रकृति क्षारीय रखें। अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन ऑप्शन के रूप में आया है। तो ए लाइसिन, ठीक है, यही क्या हमारा क्षारीय अमीनो एसिड है। बाकी को भी देख ले, सीरीन, एलानिन, टायरोसिन, ये सब उदासीन प्रकृति के अमीनो एसिड हैं। तो हमारा आंसर हो गया यहां लाइसिन, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये, बायूरेट टेस्ट किससे संबंधित है, ठीक है। अब बायूरेट क्या हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करने वाला एक टेस्ट देखते हैं, जहां हम NHCO अर्थात एमाइड बंध की क्या कराते हैं, पहचान, ठीक है। इस टेस्ट को हम क्या क्षार कॉपर सल्फेट की बूंद गिराकर करते हैं। इस टेस्ट के लिए भी हमारे पास क्या बैंगनी रंग आता है, जो कि हम स्पेशली प्रोटीन प्रकार के J अणु के ऊपर कराते हैं, ठीक है। और ये किस बंध की पहचान के लिए कराते हैं, तो वो है हमारा NHCO, ठीक है। इस तरह के बंध की पहचान करने के लिए हम स्पेशली बायूरेट टेस्ट कराते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर प्रोटीन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास यहां क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है। द एंजाइम पेप्सिन कन्वर्ट्स। तो पेप्सिन का काम है किसी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना, ठीक है। तो हमें यहां इन 4 ऑप्शन में क्या उस ऑप्शन का चयन करना है जहां की एक प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कराया जा रहा हो, ठीक है। तो क्या हमारे ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन, ठीक है। वसा को बसी अम्ल में लाइपेज एंजाइम करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में अल्फा अमाइलेज करता है, और ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम करता है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या ए होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन चेक करें। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाया जाता है। तो हमारे पास 2 तरह की वसा है, एक संतृप्त वसी अम्ल जो कि घी होता है, और एक होता है असंतृप्त वसी अम्ल जिसको कि हम तेल कहते हैं, ठीक है। और इस तेल प्रकार की वसा को हमें क्या संतृप्त वसी अम्ल में बदलना है, ठीक है। तो तेल हमारा क्या एक असंतृप्त वसी अम्ल के रूप में वसा है। अब इसको हम यहां पर निकल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन गैस की क्रिया कर क्या घी अर्थात संतृप्त वसी अम्ल वाली वसाओं में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से काम कर हम तेल से क्या घी का निर्माण कराते हैं, ठीक है। अब यहां क्या हम ऐसा करने के लिए हाइड्रोजन योग करा रहे हैं, जिसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं,
ठीक है। अगर तेल को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, घी में, तो उसके लिए हम जो रासायनिक क्रिया कराते हैं वो एक हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, जिसको कि हम निकल उत्प्रेरक हाइड्रोजन गैस लेकर कराते हैं। तो आइए हम अपने ऑप्शन को देखें। तो वनस्पति तेलों के जल अपघटन से नहीं कर सकते, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से जो कि करा सकते हैं, ठीक है। वनस्पति तेलों के क्लोरीनीकरण करने से ये भी गलत ऑप्शन है। वनस्पति तेलों के ऑक्सीकरण से ये भी गलत ऑप्शन है। मतलब हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। जहां हम वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कर क्या हम वनस्पति घी को बनाते हैं, उसके लिए उत्प्रेरक का भी क्वेश्चन हमें कई बार आ चुका है, जो कि निकल लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, साबुन निम्न के सोडियम लवण होते हैं। तो हम साबुन को उच्च वसी अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं, ठीक है। साबुन के नाम के रूप में क्या बोलते हैं, उच्च वसी अम्लों के सोडियम, या हमारे पास जो पोटेशियम लवण है वो हमें क्या साबुन के नाम के रूप में दिया जाता है, जिसका हम फॉर्मूला RCOONA या K देखते हैं। अब इसमें जो उच्च वसी अम्ल है वो हमारा एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसके उच्चतर सदस्यों को लेकर हम उनका क्या सोडियम अर्थात सोडियम धातु के साथ क्रिया कर जोड़कर इस तरह से हम क्या साबुन निर्माण को देखते हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि साबुन निम्न में से किसका सोडियम लवण है, तो हम उसको क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए ढूंढे। तो लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल नहीं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हाँ, क्योंकि हमें उच्च वसी अम्लों के रूप में इसी तरह के कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए जिनकी क्या हो, कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। क्योंकि यहां साबुन में जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो क्या 15 या 17 कार्बन वाला होगा, इसलिए हम उसकी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में बात करते हैं। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल गलत ऑप्शन है। लंबी श्रृंखला वाला एमीन, यह भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, साबुन निम्नलिखित में से किसका लवण होता है। तो अभी हमने यहां साबुन का सूत्र देखा था, RCOONA या K, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या अम्ल के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जो कि हमारा एक प्रकार का दुर्बल अम्ल बीक एसिड होता है, और उसमें हमारे पास यहाँ क्षार के रूप में क्या Na होता है, जो कि क्या हमारे एक प्रबल क्षार का आयन है, ठीक है। तो साबुन के लिए हमारे पास दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का बना लवण होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। आइए ऑप्शन चेक कर लें। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार गलत ऑप्शन है। बी, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, ये भी गलत ऑप्शन है। सी, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार, मतलब क्या यही हमारे साबुन के लिए अम्ल क्षार होना चाहिए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। फिर डी में दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, जो कि गलत आंसर है। तो साबुन एक प्रकार के क्या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के बने लवण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, व्यावसायिक डिटर्जेंट का मुख्य घटक है। तो हम व्यावसायिक डिटर्जेंट के लिए जो सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं ROSO3Na, ठीक है, जिसका नाम हम लिखते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट। सोडियम एल्किल सल्फोनेट ये हमारे क्या व्यावसायिक डिटर्जेंट होते हैं। तो आइए हमें इसको ऑप्शन में चेक करना है कि ये हमें जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वही हमारा डिटर्जेंट सूत्र होगा।
ठीक है, तो हम चेक करते हैं तो ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, और बाकी को हम चेक भी ना करें तो चल जाएगा। ठीक है, RCOONA ये हमारा साबुन फॉर्मूला है, RCOOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मृदु साबुन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो साबुन है वो इस्तेमाल के आधार पर दो तरह से होते हैं। एक होता है RCOONA जिसको हम क्या कपड़े धोने के साबुन के रूप में देखते हैं, और एक होता है RCOOK जिसको हम नहाने का साबुन कहते हैं। ठीक है, कपड़े धोने का साबुन हमारा एक हार्ड सॉप है जिसको हम हिंदी में कठोर साबुन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हमें पानी के साथ झाग कम प्राप्त होती है। किंतु जो हमारे नहाने के साबुन हैं इनको हम सॉफ्ट सॉप या मृदु साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु साबुन। तो हमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदु साबुन किसका लवण है, तो क्या हम उसको पोटेशियम लवण के रूप में देखेंगे, और कठोर साबुन किसका लवण है तो क्या हम उसको सोडियम के रूप में देखेंगे। अभी क्वेश्चन में मृदु साबुन है तो क्या हम इसको पोटेशियम लवण के रूप में देख लें, जिसका सही आंसर क्या हमारा बी होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, साबुन का उत्पादन निम्न की अभिक्रिया पर होता है। तो हम साबुन का निर्माण क्या वसा प्लस KOH या NaOH प्रकार के क्षार से क्रिया कर उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण के रूप में कराते हैं। तो हमें वसा की क्रिया प्रबल क्षारों से कर क्या साबुन की प्राप्ति करना है। तो देखो, सल्फोनिक अम्ल तथा NaOH यह हमारा आंसर नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा NaOH यह भी हमारा क्या साबुन निर्माण के लिए अभिकर्मक नहीं है। फिर तेल तथा वसा की क्रिया हम क्षार, और वो भी प्रबल क्षार, मतलब ये क्या हमें साबुन निर्माण देगा। ठीक है, ये हमारा क्या साबुन निर्माण देगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास तेल तथा वसा की क्रिया सॉल्ट से करा रहा, जो कि साबुन निर्माण के लिए हम नहीं देखते। तो हमें साबुन निर्माण क्या वसा की क्रिया प्रबल क्षार से कर मिलती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये। ठीक है, RNA एवं DNA के लिए सही कथन है। ठीक है, अब RNA DNA के लिए आपको कुछ बातों को जल्दी से यहाँ देखना है। आइए देखें और सीखें। तो RNA हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है और DNA हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिनमें हमें दो बातों के अंतर के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है RNA के लिए कौन सी शर्करा होती है, तो हम राइबोज बोलते हैं, और DNA के लिए कौन सी शर्करा है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, एक अंतर ये देखना है। अब हमारा RNA के लिए जो नाइट्रोजनस क्षार है वो होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ DNA के लिए जो क्षार होती है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के स्थान पर आपको क्या मिलने वाला है, थाइमीन। ठीक है, तो हमें क्या इन अंतरों के ऊपर DNA RNA में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है वहां शर्करा की अलग अलग पहचान के साथ क्वेश्चन पूछा गया हो, या क्षार के अंतर के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया हो। तो ठीक है, हमें इन दो बातों के साथ क्या DNA RNA में अंतर को देखना है। आइए हम अपने क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या RNA DNA के लिए सही कथन होगा, जो कि अभी हमने अंतर पढ़कर आए उसे ढूंढना है। RNA में शर्करा का घटक एरिबनोज होता है, DNA में शर्करा का घटक डीऑक्सीराइबोस होता है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, RNA में शर्करा का घटक राइबोज होता है, जो कि सही है। ठीक है, और DNA में डीऑक्सीराइबोज होता है, क्या यह बात भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ
क्या ये बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है? चलो सी की बात करते हैं। सी देखो, आरएनए में शर्करा का घटक एरिबनोज है जो कि गलत है, डीएनए में राइबोज है ये भी गलत है। डी ऑप्शन आरएनए में शर्करा का घटक डी ऑक्सीराइबोज है जो कि गलत है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या आरएनए के लिए राइबोज शर्करा और डीएनए के लिए डी ऑक्सीराइबोज शर्करा देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें। अगला क्वेश्चन है रतौंधी निम्न की कमी के कारण होती है। तो हमें मालूम है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस क्या विटामिन ए की कमी पर होती है? बहुत इजी है, हमें यहाँ पर रतौंधी के लिए किस विटामिन की कमी देखना है? विटामिन ए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, विटामिन के किसमें घुलनशील है? तो हमारे पास दो तरह के विटामिन हैं, एक जो वसा में घुलनशील हो, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। एक विटामिन जो कहाँ घुलनशील होता है? जल में। वो कौन कौन है? विटामिन बी समूह तथा सी। ठीक है, तो हमें इस तरह किसी भी विटामिन के लिए उसकी घुलनशीलता पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमें क्या विटामिन के लिए पूछा गया है जो कि कहाँ घुलनशील होता है? वसा में। ठीक है, तो उसका आंसर पहले अपन यहां लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या इस तरह से विटामिन की घुलनशीलता पर क्वेश्चन दिया जा सकता है? क्लियर, तो हमें उसको इस तरह से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहां जो जैव अणु चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, उस पर अब तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने आपके सामने वो सारे क्वेश्चन रखे। आप उनकी मदद से पढ़कर अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का।